लड़की तो बड़ी प्यारी है, गोल मटोल है, बस जरा रंग गंदुमी है। और तू कौन सा गोरा चिट्टा पठान है, बस तेरे रंग से तो बड़ा साफ सुथरा रंग है। मैं चुपचाप अपनी अम्मा की बातें सुन रहा था, जो मेरे लिए रिश्ता देख कर आई थी। बहरहाल मैं कोई शहजादा गुलफाम तो था नहीं, हाँ लेकिन स्मार्ट सा लड़का था, बस रंगत गंदुमी थी। जब तैयार शैयार होता तो 10 बंदों में मुनफरिद ही नजर आता था, या यूं कहे कि इंसान को अपना आप अच्छा ही लगता है। बहरहाल मुझे तो अपना आप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरी वालिदा को मुझ में सिर्फ खामियां और नुक्स नजर आते थे। घर में सबसे छोटा था, बड़े सब भाई मेरे माँ के कमाऊ पूत थे, बस एक मैं ही निकम्मा था। जॉब तो कर रहा था, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 30,000 थी। इसलिए जो भी लड़की वाले मुझे देखने आते, जब मेरी तनख्वाह सुनते तो मुंह बिगाड़ते हुए चले जाते। पता नहीं उनको सिर्फ मेरी तनख्वाह ही क्यों नजर आती थी। मैं अच्छा खासा खुश शक्ल था। बहरहाल मेरी माँ को एक लड़की पसंद आ ही गई, जो कि बैंक अकाउंट्स में थी। उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। बकौल मेरी माँ के निहायत ही शरीफ और मासूम सी बच्ची थी। मेरी माँ उसी के गुण गाए जा रही थी। मैंने कहा, अम्मा मुझे और तो किसी बात पर एतराज नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि मुझे बस एक ही बात बुरी लगती है, और वो कि ये लड़की मोटी ना हो। ये सुनकर मेरी माँ ने उल्टा हाथ मारा, कहने लगी, नहीं है इतनी मोटी, अच्छे खासे खाते पीते खानदान की है, तो बस जरा सी गोल मटोल है। मैंने अम्मा की बात सुनकर भाभी की तरफ देखा था। मैंने कहा, भाभी आप मुझे बताएं कैसी है लड़की। मेरी भाभी भी साथ गई थी। उन्होंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने ना जाने उन्हें क्या इशारा किया, कहने लगी, जो अम्मा बता रहे हैं वैसी ही तो है, ज्यादा गौर से नहीं देखा मैंने। हाँ लेकिन टेबल पर बनाई हुई सारी चीजें बड़े मजे की थी, और सब की सब फातिमा ने ही तो बनाई थी। बड़ा जायका है लड़की के हाथ में। मेरी माँ कहने लगी कि एक तो बैंक में मुलाजिमत करती है, पैसे कमाती है, फिर घरदारी भी अच्छी कर लेती है, खाने भी अच्छे पकाती है, और क्या चाहिए। पता नहीं क्यों अपनी माँ और भाभी की इशारेबाजियों पर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। बहरहाल लड़की वाले मुझे मेरी कलील तनख्वाह के साथ पसंद करके जा चुके थे, और मेरी माँ को भी उस लड़की में कोई ऐब नजर नहीं आया था। रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद मेरी पहली फरमाइश यही थी कि मैं उस लड़की की तस्वीर देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि लड़की वालों के घर ये रिवाज नहीं है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, अम्मा क्या हो गया है आपको, किस दौर में जी रही हैं आप। आजकल के दौर में ऐसी पर्देदारी कोई नहीं करता। मैं तस्वीर जरूर देखूंगा। मेरी माँ कहने लगी, तुझ में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो तुझे लड़की देखनी है। मेरी भाभी कहने लगी, अम्मा ठीक है, अगर इसे तस्वीर देखनी है तो मैं भेज दूंगी, इसके नंबर पर मंगवा लूंगी। अगले रोज मेरे मोबाइल पर भाभी के नंबर से एक लड़की की तस्वीर आई। वो लड़की तो बहुत प्यारी और खूबसूरत दुबली पतली सी थी। हाँ बस चेहरा थोड़ा गोल था। मैंने कहा, यार ये तो ठीक है। मैंने तो उसी लड़की के ख्वाब 3 महीने अपनी आंखों में सजाए थे। मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो गया था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत अच्छा हॉल बुक करवाया था शादी के लिए, और मेरी वालिदा कह रही थी कि जहेज भी बड़ा अच्छा देना है उन लोगों ने। जाहिर है कमाऊ बेटी है उनकी, मेरे बेटे की तरह निकम्मी थोड़ी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, भाभी कहने लगी, अम्मा बस भी करते, क्यों उस बेचारे के पीछे पड़ी रहती हैं, इतना भी निकम्मा नहीं है। 30,000 कमाता तो है, कुछ इसकी बीवी कमाएगी तो घर अच्छा चल जाएगा। मैं तो बहुत खुश था। बीवी खूबसूरत थी, स्लिम और स्मार्ट थी, और ऊपर से कमाती भी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी तो लॉटरी खुल गई हो। मैं बड़े खुशगवार मूड के साथ बारात लेकर हॉल में पहुंचा। दुल्हन ब्राइडल रूम में ही थी। हमारा निकाह हुआ। मेरे दिल में गुदगुदाने वाले जज्बात उरूज पर थे। चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं हो रही थी, क्योंकि कुछ देर के बाद वो हसीन परी जलवा अफरोज होने वाली थी। मगर जब कुछ ही देर के बाद उरूसी लिबास में वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ दबी दबी मुस्कुराहट के साथ स्टेज की जाने बढ़ रही थी, तो उसे देखकर तो जैसे मेरे होशो हवास उड़ के रह गए थे। वो लड़की तो कहीं से नहीं लग रही थी, इतना भारी भरकम वजूद था। उसे देखकर तो मैं अपना अगला सांस लेना भूल गया था। अच्छी खासी मोटी थी, और उरूसी लिबास में तो और भी ज्यादा मोटी लग रही थी। चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप थोप रखा था। जब मेरे पास आकर धड़ाम से बैठी तो मेरी तो आधी जान ही निकल गई। मैंने एक नजर अपनी भाभी और माँ पर डाली, जो दोनों ही मुस्कुराए जा रही थी, दुल्हन की तारीफें किए जा रही थी, और मेरा जी चाह रहा था कि जो फूलों के हार मेरी सास ने मुझे पहनाया है वो वहीं उतार के फेंकूं और वहां से चला जाऊं। मैं बाकी का वक्त बड़ी संजीदगी से बैठा था। अगर निकाह ना हुआ होता तो मैं अपनी माँ की इज्जत के बारे में ना सोचता।
फौरन से वहां से निकलने की करता। मैं एक सांवली लड़की के साथ भी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। कुछ देर बाद खाना लग गया। मैंने एक नवाला नहीं लिया। मेरी सास ने मुझे अच्छे ब्रांड की कीमती घड़ी पहनाई थी। मेरी माँ को सोने के झुमके दिए थे। मेरी दोनों भाभियों को भी सोने के टॉप्स दिए थे। लड़की ने भी अच्छा खासा जेवर पहन रखा था। मेरी माँ तो निहाल हुए जा रही थी, क्योंकि जहेज भी अच्छा खासा उन्होंने लिया था। लेकिन मैं सोच चुका था कि कभी भी इस लड़की को अपनाऊंगा नहीं। रुखसती के बाद जब हम घर पहुंचे तो मेरी भाभी लड़की को मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ आई। मेरी अम्मा कहने लगी कि बहुत थकन हो गई, बहुत मजे का खाना दिया था दुल्हन वालों ने, सब कुछ बड़ी इज्जत से हो गया। ये कहकर कहने लगी चलो चलो सब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब मेरी माँ ने मुझे वहीं पर गुस्से में बैठे हुए देखा तो कहने लगी तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है, जा तेरी दुल्हन इंतजार कर रही होगी। मैंने कहा दुल्हन है वो, दुल्हन ऐसी होती है। अरे पूरा ढोल है अम्मा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे सिर्फ मोटी लड़कियों से चिढ़ है, मेरे लिए कोई भी मोटी लड़की पसंद मत करना। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मोटी थोड़ी है, वो बस थोड़ी सी गोल मटोल है। बस कर दे अम्मा, 100 से ऊपर वजन होगा उस लड़की का, आपने क्या सोचकर मेरी शादी उससे की है। मेरी वालिदा कहने लगी तो और क्या परिस्तान की कोई परी ला दें तुम्हारे लिए, 30,000 तनख्वाह पर कौन बेटी देता है, और वो भी खूबसूरत। मैंने कहा ना होती अम्मा वो खूबसूरत, कर लेते किसी से, लेकिन मोटी लड़की से नहीं करनी चाहिए थी। ना तो मैं कमरे में जाऊंगा ना मैं उसे अपनाऊंगा, वो आपकी पसंद की बहू है, उसे आप संभाले। ये सुनना था कि मेरे वालिद जो काफी देर से खामोशी से बैठे थे, हम माँ बेटे की बातें सुन रहे थे, कहने लगे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैंने कहा अब्बा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं उस लड़की के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मेरा ये कहना था। अब्बा उठकर मेरे पास आए, मेरा गिरेबान पकड़कर जारहाना अंदाज में कहने लगे अगर तुमने कोई भी तमाशा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा कद मुझसे बहुत ऊंचा निकल आया है, इतना मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद करवा दूंगा। तमीज से कमरे में जाओ और उस लड़की के साथ वैसे ही पेश आना जैसे कि एक लड़के को अपनी बीवी के साथ पेश आना चाहिए। अगर मुझे जरा भी कोई शिकायत तुमसे मिली तो देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मेरा बाप मुझ पर यूं भड़क रहा था जैसे मैं 10 साल का बच्चा हूँ और जबरदस्ती वो मुझसे अपनी बात मनवा लेंगे। मैं खामोश हो गया, अपने कमरे में भी चला गया। वो दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मुझे उसे देखने का जरा मूड ना था। दिल तो चाहा कि उसे खड़ी खड़ी सुना दूं कि वो मेरे काबिल है ही नहीं, लेकिन फिर अपने बाप की बातें याद आने लगी। मैं समझ गया था कि सारा मसला पैसों का है। उस लड़की की माँ ने जो सोने की चंद चीजें मेरे घर वालों को दी हैं, ये उसी का रोब खा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए वो सब बेमानी था। मजबूरन ही सही उसके सामने जाकर बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। शायद इस चीज के इंतजार में थी कि मैं उसकी तारीफें करूंगा और मोहब्बत के कलमात पढ़ूंगा। जिस लड़की का तस्वुर मैंने किया था ये तो वैसी थी ही नहीं। मुझे समझ आ गई थी कि मेरी भाभी ने जिस लड़की की तस्वीर मुझे दिखाई थी वो स्मार्ट थी। हाँ, शक्लो सूरत इस लड़की से मिलती जुलती थी। मैंने जेब से रुनुमाई की अंगूठी निकाल दी और उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा इसे पहन लेना। ये सुनकर उसने बरजस्ता मेरी तरफ देखा। मैंने कहा देखो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा बीपी हाई हो रहा है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर मैं वॉशरूम में चला गया, शब ख्वाबी का लिबास पहना और बेड पर आकर लेट गया। ना मैं उससे गुस्सा कर सकता था, ना ये कह सकता था कि मेरे बेड से उठ जाओ, अपना भारी भरकम वजूद लेकर सोफे पर लेट जाओ, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे जो धमकी दी थी वो सबके सामने मुझे बेइज्जत करके रख देते। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों के जज्बात से क्यों खेलते हैं। उन्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। इससे बेहतर था कि मैं शादी ही ना करता। हो सकता है 1-2 साल में मेरी अच्छी जगह नौकरी भी लग जाए, हो सकता है तनख्वाह भी 30 से 60 हो जाए या फिर 70-80 हो जाए। लेकिन मेरे माँ बाप ने समझा था कि शायद मैं सारी जिंदगी सिर्फ 30,000 ही कमाऊंगा, और मेरे सर पर उस सांड जैसी बीवी को डाल दिया था जो मेरे साथ जरा भी नहीं जचती थी। बहरहाल मैं बैठ के एक किनारे पर लेट कर अपनी साइड का लैंप भी ऑफ कर चुका था, लेकिन उसकी साइड का लैंप जल रहा था। वो अभी तक बेड पर वैसे ही बैठी हुई थी। शायद उसे मुझसे इस किस्म के रवैये की उम्मीद ना थी जो मैंने उसके साथ बरता था। फिर बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। मेरा दिल तो बुझ कर रह गया था। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने आज की रात के लिए। बहरहाल कब वो वॉशरूम से वापस आई, कब सोई, मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैं सो चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने बेध्यानी में करवट बदली तो मेरी आंख खुलते ही मैंने उसका चेहरा देखा।
मोटे मोटे नैन नक्श, भद्दे से, बिल्कुल उसके वजूद की तरह। मैं फौरन से उठकर बैठ गया। तैयार होकर कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने उसे जगा दिया था। मैंने कहा, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तैयार होकर बाहर आ जाना। फिर मैंने उसे ये भी कहा कि अच्छा होगा कि मेरी और तुम्हारी कोई भी बात बाहर तक ना पहुंचे। इस बात पर उसने अपना सर हिला दिया था। मुझे जल्दी जल्दी से पैसा कमाना था और उस लड़की को अपनी जिंदगी से आउट करना था। मैं हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन एक मोटी लड़की के साथ कभी भी नहीं। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैंने उसको छूने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने उसे देखने की भी जहमत नहीं की थी। 8 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी कि आखिर अब आप चाहते क्या है? मैंने कहा, क्या मतलब? हालांकि मैं उसकी बात का मफहूम समझ चुका था, लेकिन फिर भी अनजान बन गया। कहने लगी, हमारी शादी हुई है, लेकिन आप मुझसे दूरी बनाए हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। फिर मैंने अपने मोबाइल से उसको उसकी तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो कुछ हैरान सी थी। मैंने कहा, ये तुमने ऐसे ही भाभी को भेज दी, फिल्टर के साथ? कहने लगी, नहीं, मैं जैसी हूं मैंने वैसी ही तस्वीर भेजी थी। हो सकता है आपकी भाभी ने फिल्टर लगाया हो। मैंने अपना आप किसी से भी नहीं छुपाया है। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास ये तस्वीर यूं आई थी। अब मुझे बताओ, जिस लड़के ने इस लड़की के ख्वाब देखे हो, वो तुम्हें कैसे छू सकता है? देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। मेरा ये कहना था कि वो कुछ देर तो चुपचाप मुझे देखती रही। कहने लगी, आपने ये बात मुझे पहली रात क्यों नहीं कही? मैंने कहा, तुम क्या कर लेती? वो कहने लगी, मैं उसी रात कमरे से बाहर निकल जाती, आपके घर वालों से पूछती कि उन्होंने आपकी रजामंदी क्यों नहीं ली, फिर अपने घर चली जाती, ताकि सबको ये मालूम होता कि मैं जैसे गई थी वैसे ही लौटी हूँ। शादी के 8 दिन के बाद आप मुझे वजाहतें दे रहे हैं, और वो भी मेरे पूछने पर। क्या समझ रखा है आपने? मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा कि मेरे बाप ने मुझे धमकी दी थी। वो कहने लगी, कुछ भी था, लेकिन आपको शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था। अगर फिल्टर आपकी भाभी ने लगाकर आपको तस्वीर भेजी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? धोखा अगर आपके घर वालों ने दिया है तो मैं ये सजा क्यों भुगतूं? देखिए, मैं उन लड़कियों में से हरगिज नहीं हूं जो चुपचाप मर्द की अहानत बर्दाश्त करती रहे। आपकी नापसंदीदगी को मैं सारी जिंदगी सुनती रहूं। नो, नथिंग। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। मैं जानता था कि अब कौन सा तमाशा लगने वाला है। मैंने कहा, इरा, मेरी बात सुनो, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बाप के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। वो तो इस लड़की के सामने ही मुझे मारना पीटना शुरू कर देते, मेरी अच्छी इज्जत अफजाई करते। मुझे तो अंदर ही अंदर कुछ खौफ सा महसूस हुआ था। वो लड़की बहुत बाएतमाद थी। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा कि किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ है, बेशक ये मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को समझा लूंगा। ये कहकर मैंने उसे बस टालना चाहा था। कहने लगी, कितना वक्त चाहिए? उसने हाथ से अपना बाजू छुड़वा कर अपने दोनों हाथ बांध कर मुझसे पूछा था। मैंने कहा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ हो चुका है उसे कबूल कर लो। वो अपने कंधे उचकाए मुझे देखने लगी। कहने लगी, देखिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं सालों आपका इंतजार नहीं कर सकती कि कब आप मेरे बारे में सोचेंगे और समझौता करने पर आमादा होंगे। आपका जो भी फैसला है मुझे जल्द अज जल्द बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी जिंदगी का कोई तयन कर सकूं। मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस ये कोशिश करने लगा कि अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकूं। चंद दिन बाद हीरा ने भी बैंक की नौकरी शुरू कर दी। मेरी माँ तो उसके वारी सदके जाती रहती, लेकिन मुझे वो एक आंख भी अच्छी नहीं लगती थी। एक बार मैं अचानक से कमरे में दाखिल हुआ तो वो बिना दुपट्टे के बैठी थी। मुझे देखकर उसने फौरन से दुपट्टा खुद पर लिया। मैं तमस्खुराना मुस्कुराया था। उस ढोल जैसी औरत को मैं भला क्यों देखने लगा? ऐसा भी क्या था उसमें जो मुझसे छुपा रही थी? मुझे तो उसमें वैसे ही दिलचस्पी नहीं थी। मैंने बहुत सी जगह पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था। अचानक से मुझे एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसके बाद मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था। जब अपने वालिदैन को ये खबर सुनाई तो बजाय मेरी मेहनत और कोशिश को सराहने के कहने लगे, देख लो हीरा, तुम्हारी जिंदगी में क्या आई, तुम जैसे नाकाम इंसान को भी कामयाबियां मिलनी शुरू हो गई। सच ही कहते हैं, रोजी रोटी औरत के नसीब से आती है। मेरा तो सारा मूड ही ये सुनकर खराब हो गया। मैं तो बहुत खुश था कि अच्छा मुझे अच्छी नौकरी मिल रही है। मैं सोच चुका था कि अब जल्द अज जल्द हीरा को तलाक दे दूंगा। लेकिन उन्हीं दिनों हीरा के वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई।
उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें टेंशन देने से बिल्कुल मना कर दिया था। हीरा बहुत परेशान थी, रोए जा रही थी, लेकिन मुझे ना तो उससे गर्ज थी ना उसके रोने से। मैंने एक बार भी उसे झूठी तसल्ली भी नहीं दी। बहरहाल मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी लग गई थी। मैंने सोचा कि वैसे ही कह देता हूँ कि अब वो चाहे तो मैं उसे तलाक दे देता हूँ। लेकिन जब ये बात मैंने हीरा से कही तो वो कहने लगी कि मुझे तलाक नहीं चाहिए। मेरा बाप बीमार है, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने नम लहजे में कहा था। फिर अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ करने लगी। लेकिन मुझे कोई गर्ज ही ना थी। मैंने कंधे उचकाए और बेफिक्र हो गया। उन्हीं दिनों अपने ऑफिस की एक कोलीग सुमेरा से मेरी दोस्ती हो गई। वो बहुत ही खूबसूरत और दुबली पतली सी लड़की थी। पहले हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ, दोस्ती भी हो गई। अब मैं रात भर सुमेरा से बातें करने लगा, अपने कमरे में ही करता था। हीरा ये देखकर पहले तो खामोश रही, लेकिन एक दिन कहने लगी कि ये क्या तरीका है, आपको शर्म नहीं आती? बीवी को छोड़कर रात भर आप दूसरी औरतों से बातें करते हैं। मैंने कहा मेरी बीवी बनने का तुम्हें शौक है, मैं तो तुम्हें आजाद कर देना चाहता हूँ। अब अगर तुम्हारा बाप बीमार है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं वैसे भी अब इतने पैसे कमाने लग गया हूँ कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं किराए का घर ले सकता हूँ, दूसरी शादी भी कर सकता हूँ और करूंगा। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। तुम जैसी ढोल औरत के साथ मैं बाहर तक नहीं जा सकता, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी बात सुनकर वो चुप सी हो गई। 4-5 माह गुजर चुके थे। मैं सुमेरा का दीवाना हो गया था। मैंने जब अपने वालिदैन से दूसरी शादी की बात की तो वो बिगड़ने लगे। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो। मेरे वालिदैन की बात में दम इसलिए भी नहीं रहा था क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमाने लगा था। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बहुत समझाना चाहा, लेकिन मैं नहीं माना और मैंने सुमेरा से शादी कर ली। उसके साथ अलग घर में रहने लगा। मेरी जिंदगी तो जैसे खुशियों से भर गई। मेरी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके आगे मैं कुछ कम लगता था। महफिलों में जाता तो मेरी रंगत पर लोग तमस्कुराना मुस्कुराते थे। सुमेरा गोरी रंगत की मालिक थी और मैं सांवली रंगत का मालिक था। जब मैं उसके साथ कहीं जाता तो लोग हमारे पास से गुजरते हुए ब्लैक एंड व्हाइट जुमले कसते, वहां से गुजर जाते। एक महफिल में गए तो सुमेरा की एक दोस्त मुझे देखकर उसे अलग ले गई। कहने लगी कि तुम्हारे शौहर तो हूर के आगे लंगूर लगता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी जवान अपना सकता था। मैं भी वहीं करीब ही खड़ा था। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। जब हम वापस घर आए तो मैंने सुमेरा से कहा कि तुम्हारी दोस्त बहुत बदतमीज है। वो ड्रेसिंग के सामने ज्वेलरी उतार रही थी। कहने लगी क्या बदतमीजी की है उसने? मैंने कहा कि वो मुझ में ऐब गिनवा रहे थे और तुम खामोश खड़ी थी। कहने लगी गलत क्या कहा है उन्होंने? अपनी रंगत देखी है आपने? मैं तो महफिलों में शर्मिंदा होकर रह जाती हूँ। वो लोग ठीक ही तो कह रही थी। मुझसे तो कोई भी खुश शक्ल नौजवान शादी कर सकता था, बस मैं ही शायद मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं तो सुमेरा का लहजा सुनकर ही हैरान रह गया था। अब वो मुझसे लड़ने लगी थी, बात बात पर मेरी फैमिली पर, मेरी रंगत पर मुझे बातें सुनाती रहती, ताने देती रहती और मैं चुपचाप सुनता रहा। वो मेरे साथ सिर्फ इसलिए रहती थी कि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। बहुत जल्द मेरी कंपनी मुझे गाड़ी भी देने वाली थी कि अचानक से एक दिन मेरी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। बहुत बुरे तरीके से मेरी बाइक सामने से आते हुए ट्रक से टकराई थी। ट्रक का टायर मेरी टांग से गुजर गया था। मैं तो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मुझसे दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं उसी हाल में बेहोश हो गया। जब होश आया तो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर मेरी टांग काट चुके थे। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। सुमेरा हॉस्पिटल में ही थी। जब मुझे होश में देखा तो मेरे पास आ गई। मैंने कहा कि मेरे वालिदैन को खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुमेरा की खातिर मैंने अपने वालिदैन को नाराज करके आया था और सुमेरा से शादी के बाद मैंने पलट कर अपने घर वालों को नहीं देखा था। कहने लगी मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने वालिदैन को खबर करो और उनके साथ ही चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। काले तो तुम पहले से ही थे और अब लंगड़े भी हो चुके हो। मैं अपनी सारी जिंदगी एक अपाहिज की खातिर बर्बाद नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि सुमेरा, मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द मैं अपना इलाज करवा लूंगा, मेरी कंपनी पैसा देगी। कहने लगे कौन सी कंपनी? बॉस ने तो तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर सुनकर के तुम अपाहज हो गए हो तो उन्होंने तो तुम्हारी जगह किसी और को रख भी लिया है। बहरहाल मेरा फोन वो मेरे हाथ में थमा कर कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे देना। ये कहकर वो जा चुकी थी और मैं हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया। कुछ देर तो मुझे अपने कानों पर ही यकीन नहीं आया। क्या बीवी ऐसी भी होती है? मैं बहुत दिल बर्दाश्ता था। सोचने लगा कि मैं अपने घर वालों को फोन किया
तो मेरे माँ बाप और बहन भाई सब तड़पते हुए मेरे पास पहुंचे थे, यहाँ तक कि हीरा भी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान हुआ था। मुझे तो लगा था कि वो अपने घर वापस जा चुकी होगी, लेकिन वो मेरे घर वालों के साथ ही रह रही थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे, जो कि मेरे लिए हैरान कौन सी बात थी। मेरी माँ मेरे साथ लगे हुए रोए ही जा रही थी। मेरे वालिद मेरे पास बैठे हुए थे, कहने लगे कि तुम किसी चीज की फिक्र मत करो। मेरे वालिदैन मुझे अपने घर ले गए। हीरा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी और मैं हैरान था कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने तो उसे कभी कोई खुशी नहीं दी थी, हमेशा उसे ढोल कहकर पुकारता था, उसे ताने देता था। जब वो अपने ऑफिस में जॉब के लिए जाती तो उस वक्त मेरी वालिदा और बहनें मुझे संभालती। मेरे अब्बा भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं तो उनके सामने नजर भी उठाने के काबिल नहीं रहा था। हाथ जोड़कर मैंने उनसे माफी मांगी थी। वो कहने लगे, हमने तुम्हारे लिए अच्छा पसंद किया था, बस तुम्हें बज़ाहिरी खूबसूरती ने मुतासिर किया, वरना जो सलूक तुमने हीरा के साथ अपनाया था, कोई और होती तो ये घर छोड़कर जा चुकी होती। जानते हो, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, घर में भी तंगी थी, सारा खर्चा हीरा नहीं उठाया था, तुम्हारे वालिदैन की खिदमत भी की थी। ये सुनकर तो मैं बहुत शर्मिंदा सा हो गया। मैंने वाकई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जैसी भी थी, लेकिन बहुत से ख्वाब सजाकर मेरे घर आई थी और मैंने बहुत बेदर्दी से उसके हर जज्बे को मजरूह करके रख दिया था। वो ऑफिस से वापस आई तो मेरे लिए खाना बनाने लगी। खाना बनाकर मेरे पास आ गई, मेरे सामने ट्रे रखती, कहने लगी, आप खाना खा ले तो मैं आपको नहला देती हूँ। मैंने खाने की ट्रे साइड पर रखी और हीरा का हाथ थाम लिया। ये देखकर वो मुझे बड़े ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा, अगर माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। उसने अपना हाथ छुड़वा लिया, कहने लगी, ये ऐसी बातों का वक्त नहीं है। 2 माह बाद उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि मेरा ऑपरेशन करवाया जा सके। उसने फटाफट से मेरा ऑपरेशन करवाया और अब मुझे एक जाली टांग लग चुकी थी। उससे ये हुआ कि मैं लंगड़ा के चल फिर सकता था। नौकरी भी दोबारा से करने लगा। मैं तो उसका जितना भी मशकूर होता उतना ही कम था। मैं चाहता था कि अब उसे वो मोहब्बत दूं जिसकी वो हकदार है, लेकिन मैं जब भी उसके करीब आने की कोशिश करता तो वो मुझसे दूर हट जाती। एक बार मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मेरे पास बैठो, बस बातें किया करो। तुम मेरी इतनी खिदमत करती हो लेकिन मुझसे बात नहीं करती। मसला क्या है तुम्हारे साथ, मुझे बताओ। कहने लगी, मेरे वालिद पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं, अब आप चाहें तो मुझे तलाक दे सकते हैं। ये सुनना था कि मेरे तो होश उड़ने लगे। मैंने कहा, हीरा ये क्या कह रही हो, तुम्हें क्यों तलाक दूं, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। कहने लगी, वो मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर दिया है, किसी को अपने सामने तकलीफ में नहीं देख सकती थी। आपके वालिद को भी नहीं देख पाई, ना ही आपको देख सकी। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरे वालिद इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने अपने घर में किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपने दूसरी शादी कर ली थी। ससुराल में भी खामोशी से वक्त गुजारती रही। लेकिन अब मुझे वापस जाना है। आप भी ठीक हो गए हैं, आपकी नौकरी भी बहाल हो गई है। कोई भी खूबसूरत लड़की आपसे फिर से शादी के लिए आमादा हो जाएगी और मुझ जैसी ढोल लड़की के साथ आप जचते नहीं हैं। वही बात उसने मेरे मुंह पर मारी थी। मैंने उसका हाथ दोबारा से पकड़ लिया, इस बार बहुत मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, मैं कौन सा खूबसूरत हूँ, मेरी रंगत सांवली है, मुझे कोई भी लड़की तुम्हारे अलावा कबूल नहीं कर सकती। सुपैरा की बातें मुझे याद आने लगी, किस तरह से वो मेरी अहानत करती थी, मेरी रंगत का मजाक उड़ाती थी। हीरा से शादी होने के बाद मैं ये भूल गया था कि मुझ में क्या खामी है। मुझे सारी खामियां सिर्फ हीरा में नजर आती थी, उसके मोटापे में नजर आती थी। उसके सामने मुझे अपना आप बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे असल आईना उस वक्त नजर आया जब मेरी शादी सुमैरा से हुई। बहुत जल्द ही मैं सुमैरा से उकता भी गया था, क्योंकि वो हर वक्त मेरी रंगत के मुझे ताने देती रहती थी और हीरा ने तो कभी मुझे पलट कर जवाब तक नहीं दिया था। मेरी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, आंखों में उसकी भी आंसू ही ठहरे हुए थे। मैंने कहा, मुझे माफ नहीं कर सकती, बेशक मेरी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जो सजा तुम तजवीज कर रही हो वो उम्र भर की हो जाएगी। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे दोनों हाथों को थाम लिया। कहने लगी, मुझे शर्मिंदा मत करे, मेरी शादी को 5 साल हो गए और वो आज भी वैसी ही है, लेकिन मुझे दुनिया भर की हसीन लड़कियों से ज्यादा वो खूबसूरत लगती है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है। मैं आप सब लोगों को अपनी कहानी सुनाकर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लड़की की बज़ाहिरी रंगत और मोटापे को देखने के बजाय उसकी खूबसूरत तरबियत और आला इखलाक को देखो, ताकि घर जन्नत बन सके, जैसे कि मेरा घर है।